गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बोरॉन फैमिली के बाद आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो कार्बन फैमिली है। कार्बन फैमिली के अंदर बहुत सारे कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक भी हैं। कार्बन फैमिली में बहुत कुछ ऐसा भी पढ़ना है जो बाकी चैप्टर्स के अंदर भी आपको मिलेगा, या बहुत सारी चीज़ें हम लोग पहले से भी जानते आ रहे हैं, तो वो सभी एक बार देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हर एक फैमिली में हमें पहले पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ पे बात करनी होती है और फिर उससे रिलेटेड कुछ कंपाउंड्स हैं जिन पे बात करनी होगी। ठीक है, तो कार्बन फैमिली के अंदर मेनली क्या क्या बातें जो हमें समझनी है वो मैं एक बार लिख रहा हूँ। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, ये सभी हैं कार्बन के अंदर। तो सबसे पहले तो हम लोग इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे बात करेंगे। क्या है कार्बन को अगर देखा है तो 1s2, 2s2 एंड 2p2, इसके बाद 3s2 एंड 3p2, 4s2 एंड 4p2, ये जनरल बात है। तो जनरल जो कन्फिग्रेशन आएगा वो हम आसानी से लिख सकते हैं ns2 एंड np2। अच्छा, इसकी ग्राउंड स्टेट की अगर बात देखी जाए तो ns में और np में दो, और यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है, ये इसकी ग्राउंड स्टेट पोजीशन है। ठीक है ना। और कोवेलेंसी जो है यहाँ पे वो 2 होगी। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें वो 2 है। तो इस तरह से आप इसको यहाँ पे डिफाइन कर पाते हैं। ठीक, एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है? एक्साइटेड स्टेट में हम लोग पता है बिल्कुल बोरॉन फैमिली की तरह ही हम लोग सब कुछ यहाँ भी पढ़ेंगे। एक्साइटेड स्टेट में आने के बाद यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और आ गया और आप इस केस में कोवेलेंसी 4 लिखेंगे। एक बात ध्यान रखिए, बोरॉन फैमिली में यहाँ एक वैकेंट ऑर्बिटल रहता था, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। इसीलिए कार्बन फैमिली में, कार्बन में पर्टिकुलर कोई कोऑर्डिनेशन जैसा नहीं होगा। हाँ, नीचे आने पे ज़रूर इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल भी होंगे तो वहाँ देखा जाएगा, बट यहाँ ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी वाले केस नहीं है। तो फाइनली आप इस पूरे कार्बन फैमिली में +2 एंड +4 दो ऑक्सीडेशन स्टेट को यहाँ पे जान रहे हैं। ठीक है, अब आपको पता है इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट इसका एप्लीकेशन यहाँ पे है और इसके अंदर तो बहुत ज़्यादा होता है। तो डाउन द ग्रुप आने पर +2 क्या होता है? स्टेबल होता है, और डाउन द ग्रुप जाने पे +4 जो है वो अनस्टेबल होता है। ये आपको पता है ना। तो इसके एग्जांपल्स हम लोगों ने पहले भी बहुत पढ़े, जैसे मैं CCl4, SiCl4 या GeCl4, SnCl4 और PbCl4 की अगर हम बात करते हैं तो नीचे आने पे स्टेबिलिटी क्या होती है? डिक्रीज करेगी, क्योंकि आपको +2 रखना होता है। ठीक है, और अगर मैं CCl2 की बात करूं, SiCl2 की बात करूं, GeCl2 की बात करूं, SnCl2 की बात करूं, PbCl2 की बात करूं, तो नीचे आने पर स्टेबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। अच्छा, एक और टर्म आप अगर देखो, बल्कि ये दोनों तो स्टेबल ही नहीं होते, तो प्रेजेंट ही नहीं होते नेचर में, तो आपको इन्हीं सब में बात देखने को मिलेगी। और यही कारण होता है कि जो टिन और लेड है इसमें +2 और +4 दोनों के ऑक्साइड आपको मिलते हैं, और जो Pb+4 है एंड Sn+4 ऑल्सो, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इनको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिकॉज ये अपने आप को तुरंत किसमें बदलना चाहते हैं? +2 के अंदर। दैट्स वाई ये इजीली रिड्यूस होंगे और ये एक अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। तो ये तो बहुत प्राइमरी और बहुत इंफॉर्मेटिव बात है और बहुत ज़रूरी है, कॉन्सेप्चुअल बातें हैं इसमें कि ये बिल्कुल सेम इसी तरह से जब हमने बात की थी बोरॉन फैमिली की, तो वहाँ 1 और 3 की बात थी। वहाँ भी 1+1 नीचे स्टेबल होता था, +3 ऊपर स्टेबल होता था। तो वो सभी चीज़ें वैसे ही बिल्कुल एज इट यहाँ पे भी हम लोगों को बात करनी है, कोई बहुत बड़ा मेजर चेंज नहीं है। इसी तरह से हम लोग एक एक करके इसके एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें वो एक एक करके आएंगे। पहले आप इतना नोट कर लीजिए। तो आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। अब हम लोग एक एक करके और अदर जो प्रॉपर्टी है उस पर बात करते हैं। तो इसमें कुछ बातें तो बहुत क्लियर हैं, जैसे कि एटॉमिक रेडियस पे बात करें, आयनाइजेशन पे बात करेंगे, है ना, इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे बात करेंगे।
अब हम लोग बात सबसे पहले कर रहे हैं एटॉमिक रेडियस की, ठीक है ना। तो आपको पता है एटॉमिक डाउन द ग्रुप जाने पे रेडियस लगातार बढ़ता है ना। लेकिन एक बात हम लोगों को दिमाग में रखनी है, और वो क्या है, मैंने आपको बताया था कि जब भी हम ग्रुप में नीचे आते हैं तो नंबर ऑफ शेल बढ़ता है, ठीक है ना, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करता है, और जिसके कारण आप बोल सकते हैं कि रेडियस बढ़ा, लेकिन साथ साथ पुअर शील्डिंग ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स ये भी तो बढ़ता है ना। तो एक बात ये मैंने हमेशा से बताई कि नीचे आने पर जैसे से आप अगर देखें तो कार्बन से सिलिकॉन तक तो रेडियस का बहुत मेजर डिफरेंस होता है, लेकिन जैसे जैसे आप सिलिकॉन से लेड में आते हैं तो वो शार्प इंक्रीमेंट कम हो जाता है। बात समझा रहे? बल्कि टिन और लेड में तो बहुत माइन्यूट सा साइज का डिफरेंस है। ये ओवरऑल तो ठीक बात है कि डोमिनेट कौन कर रहा है, नंबर ऑफ शेल ही, लेकिन फ्रॉम कार्बन टू सिलिकॉन शार्प इंक्रीज होगा, शार्प इंक्रीज, बट सिलिकॉन टू लेड स्लाइटली इंक्रीज होगा। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। हाँ, ये बात ठीक है कि ऑर्डर वाइज आप सीधे सीधे लिख देते हैं, लगातार डाउन द ग्रुप बढ़ रहे हैं तो रेडियस बढ़ रहा है, उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन ये भी बात हमारे दिमाग में रहे कि हम जो शुरुआती दौर पे जो एलिमेंट्स हैं उनका जो डिफरेंस है वो कुछ ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू टिन और लेड, ठीक। तो पहला तो केस ये हो गया। इसके बाद हम दूसरे पॉइंट पे आ रहे हैं, और दूसरा पॉइंट है आयनाइजेशन एनर्जी का, आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी। अब आपको एक बात पता है, क्योंकि इस पे डिफरेंस है तो सब पे आ जाता है। तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, इन सब में अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा इसी का होगा, ठीक है ना। और इसमें ये चीज़ चेंज हो जाती है, इन दोनों में ये वेरिएशन हो जाता है, इस बात को ज़रा ध्यान रखिएगा। और ड्यू टू, आप क्या लिखेंगे, ड्यू टू पुअर शील्डिंग, हाँ आप रीजनिंग केवल लिख सकते हो, पुअर शील्डिंग ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स। तो दोनों में ये डिफरेंस आपको नज़र आता है। बाकी सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन इसी का होगा, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन लास्ट वाले में ये गैप जस्ट रिवर्स हो जाता है। और सबके कारण आपको बहुत क्लियर होने चाहिए कि हम दो फैक्टर्स को एक साथ बढ़ा रहे हैं, एक जो नंबर ऑफ शेल को बढ़ाता है, दूसरा जो शील्डिंग को पुअर करता जा रहा है नीचे। तो उन दोनों के कारण ही ऐसा इफेक्ट आता है कि बहुत जगह आपको वेरिएशन दिखता है। तो एक तो ये बात हो गई। इसके बाद हम तीसरी बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। इसमें भी बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, कार्बन सिलिकॉन तो बहुत ज़्यादा है, कार्बन तो सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन अगर आप देखें तो सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन चारों की अप्रॉक्सीमेट इक्वल है, इक्वल ही माना जाता है। ये ग्रेटर देन लिखना बेकार है, तो आप इसको अप्रॉक्सीमेट इक्वल कर सकते हैं, है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। हाँ, इसको बहुत स्लाइटली बड़ा मान सकते हैं, लेकिन ये सब इक्वल होते हैं। तो कार्बन तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन इसमें ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा अगर हम इसी पे बेस्ड रहें तो मेटेलिक करेक्टर, तो ये भी बात बोल सकते हैं कि कार्बन से ज़्यादा सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड आप लिख सकते हैं, ठीक। इसके साथ साथ अगर आप मेटेलिक करेक्टर दिखा रहे हैं तो ऑक्साइड नेचर को भी यहाँ पे डिफाइन कर लिया जाए। तो कार्बन, CO2, SiO2, ये दोनों क्या है, एसिडिक इन नेचर, जबकि GeO, SnO और PbO, ये तीनों क्या ऑक्साइड क्या है, एम्फोटेरिक, बताया था। और मैंने ये बात आपको समझाई भी है कि दोनों में बहुत बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होता, उस कारण से ऐसा होता है। तो ये सभी एम्फोटेरिक कैटेगरी में, मेटलॉयड है जर्मेनियम, और ये एम्फोटेरिक है, आप सबने पढ़ा है। तो ये सब बातें एक एक करके आपके दिमाग में बहुत क्लियर होनी चाहिए। तो फर्स्ट एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेटेलिक करेक्टर, ऑक्साइड नेचर, मेल्टिंग पॉइंट, उसको भी लिख सकते हैं आप। तो मेल्टिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो चूंकि कार्बन तो अपने आप में सबसे ज़्यादा नेटवर्किंग में रहेगा, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, है ना। अब दरअसल इसमें मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, नीचे आने पे डिक्रीज करेगा, ये बात ध्यान रखिएगा।
कार्बन हार्ड नेटवर्क होता है, तो सिलिकॉन में भी नेटवर्किंग है, जर्मेनियम में भी इस तरह से लगातार मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। टिन और जर्मेनियम में, टिन तो मेल्टेड फॉर्म में ही रहता है ज़्यादातर, बहुत सॉफ्ट रहता है, इसको नोट कर लीजिए आप, फिर हम लोग और इसके आगे बात करें। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में एक आप NCERT को भी बहुत अच्छे से फॉलो करेंगे, छोटे छोटे कंटेंट, कुछ बहुत सारे फैक्ट हैं, उनको ध्यान रखना है हम लोगों को। मेनली जो हम लोगों को पढ़ना है टॉपिक, वो सिलिकेट्स वगैरह पढ़ने हैं जो इसके अंदर पूछे जाते हैं और थोड़ा स्टैंडर्ड है, इसको नोट करिए पहले। चलिए, तो इसको रब कर दिया। ये सब इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं और इनको अच्छे से पढ़ लेना है। बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन तो आपको इसी से मिलेंगे। तो एक तो ये सब बातें हम लोगों को पढ़ ली हैं, और हमें कंपाउंड्स के बारे में जब बात करनी है तो क्या क्या करना है उसमें। सबसे पहले तो ऑक्साइड्स सभी के, है ना, तो उन पे जैसे CO और CO2 गैस, इन दोनों के बारे में डिटेल जाननी, जो कि आप काफ़ी कुछ बाकी तरीके से भी जानते हैं, बट एक बार हम लोग पढ़ेंगे। और इसके अलावा सिलिका का ऑक्साइड, टिन का ऑक्साइड, लेड का ऑक्साइड। लेकिन उन सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिलिकेट्स की, जो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। सिलिकेट्स दरअसल होते क्या हैं, इसको समझने से पहले हम लोग जैसे मीथेन जानते हैं, ये मीथेन है 4 कार्बन, और ऐसे ही SiH4 की अगर हम बात करें तो इसको बोलते हैं सीलेन, ठीक है ना। एक चीज़ और आपको पता है कि CCl4 आपने पढ़ा है, इसको बोलते हैं हम कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। और ऐसे ही आप SiCl4 भी लिख सकते हैं, ये है सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड या टेट्राक्लोरोसीलेन, तो दोनों नाम लिख सकते हैं आप, टेट्राक्लोरोसीलेन। अब जरा दोनों को बात समझिएगा। CCl4 मैंने और SiCl4 दोनों का हाइड्रोलिसिस आपको पहले भी बताया है। तो दोनों के हाइड्रोलिसिस में क्या डिफरेंस है? यहाँ पर हाइड्रोलिसिस बहुत मुश्किल से होता है, टेम्परेचर देने के बाद COCl2 आता है और HCl, आप पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराते हैं, यहाँ 2 Cl बाहर हो जाते हैं। जबकि यहाँ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि स्पेस है, वैकेंट ऑर्बिटल भी है, तो चारों Cl इस तरह से जैसे होंगे, उन सब जगह OH आ जाता है। इस तरह से OH आपको यहाँ पे मिल जाएगा। कैसे बना? सिंपल सी बात है, SiCl, यहाँ Cl टेट्राहाइड्रल है और वाटर का न्यूक्लियोफिलिक अटैक चारों पे रहेगा, तो चारों बाहर हो गए, तो ये बन गया, और HCl बाहर। अब जो ये कंपाउंड बना, इसको आप H4SiO4 लिख सकते हैं। दिस इज नोन एज सिलिसिक एसिड। क्या बोलेंगे हम? सिलिसिक एसिड, CiC होता है, ठीक है। तो ये सिलिसिक एसिड आ गया। और अगर मैं इसी में SiO4-4 लिख देता, तो दिस इज नोन एज सिलिकेट्स। ये आयन हो गया ना, सिलिकेट आयन। तो दिस इज द बेसिक यूनिट ऑफ सिलिकेट्स। तो दरअसल सिलिकेट्स क्या है? सिलिकेट्स इस तरह की यूनिट का ब्रांचिंग है, बहुत सारे इस तरह की यूनिट के जुड़ने पे सिलिकेट्स का फॉर्मेशन होता है। सिलिकेट्स आर द पॉलीमर्स, आप ये बोल सकते हैं।
और पॉलीमर भी हमेशा नहीं, डाइमर होंगे, ट्राइमर भी होंगे, तो आप जनरली 2 से ज़्यादा अगर जुड़ते हैं तो उसको पॉलीमर्स की कैटेगरी आप बता देते हैं। तो ये सब जो हम लोग पढ़ रहे थे, तो आप ये सिंपली एक्सप्लेन कर सकते हैं, सिलिकेट्स आर द पॉलीमर्स which in which the basic units is SiO4-4 which is formed by the hydrolysis of the tetrachlorosilane। इसके हाइड्रोलिसिस के बाद आपके पास ये सिलिकेट्स यूनिट मिलती है और इनको हम बहुत अलग अलग तरीके से जोड़ना स्टार्ट करते हैं तो आपको सिलिकेट्स मिलने लगते हैं। तो पहले आप इतना नोट करिए जरा। चलिए, तो अब हमें करना क्या है, हम दरअसल उसी सिलिकेट्स यूनिट को बेसिक यूनिट है और उसको मान के हम डिफरेंट टाइप ऑफ सिलिकेट्स की बात करेंगे, तो उसी को ज़रा समझना है। तो टाइप ऑफ सिलिकेट में, टाइप ऑफ सिलिकेट्स, इसमें बहुत सारे टाइप के आपको सिलिकेट्स मिलेंगे, मैं एक एक करके नाम लिख रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग बात करें ऑर्थोसिलिकेट्स, फिर एक टर्म होगा पायरोसिलिकेट्स, पायरोसिलिकेट्स, इसके बाद एक तीसरा टर्म है सिंगल लेयर चेन सिलिकेट, ठीक है। इसके अलावा एक है डबल लेयर चेन सिलिकेट, इसको सब पे हम बात करेंगे एक एक करके। इसके अलावा 2 डायमेंशनल सिलिकेट्स, इसके अलावा एक 3 डायमेंशनल सिलिकेट्स, ठीक है। और देन नाउ हम बात करेंगे एक साइक्लिक सिलिकेट्स की। तो इतने वैरायटी ऑफ सिलिकेट्स आपको, और सब मिलने कैसे हैं, सबको आप बेसिक यूनिट से कुछ न किसी तरह से अरेंजमेंट करके बनाएंगे। तो मैं सबसे पहले पॉइंट पे आता हूँ। SiO4-4 को अगर आप ध्यान से देखें तो जनरली क्या है, Si सिलिकन, O-, यहाँ O- है, ये O- है, यहाँ O-। तो दिस इज द sp3 हाइब्रिडाइज्ड सिलिकन, टेट्राहाइड्रल यूनिट है। अच्छा, टेट्राहाइड्रल यूनिट है, बट इसको रिप्रेजेंटेशन जो होता है उसको हम ऐसे इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंटेशन जो है वो कुछ इस तरह का किया जाता है, और यहाँ एक डार्क सर्कल आप दिखा रहे हैं और इस तरह से हम इसको नेटवर्क बना रहे हैं। ये सपोर्टिंग लाइन है, ये जो लाइन है आप सपोर्टिंग लाइन दे रहे हैं, और ये बॉन्ड्स हैं, ठीक। तो हेयर इज दिस सर्कल इज रिप्रेजेंट ऑक्सीजन एटम, और जो पॉइंट आपने बनाया है दिस रिप्रेजेंट द सिलिकन, ठीक है। तो ये बात समझिएगा, यहाँ पे माइनस चार्ज है, ये भी माइनस चार्ज है, यहाँ भी होगा, यहाँ माइनस। तो एक सिलिकेट यूनिट को आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो आपने ये लिख रखा है ना, दरअसल दिस इज ऑर्थोसिलिकेट्स, इसी का नाम है ऑर्थोसिलिकेट। द बेसिक यूनिट ऑफ सिलिकेट्स इज नोन एज ऑर्थोसिलिकेट्स। चार्ज कितना, -4। तो ये तो सबसे पहली प्राइमरी बात हो गई। इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं पायरोसिलिकेट्स की। पायरोसिलिकेट्स, इसमें क्या है, अब जरा देखिए, इसी तरह से आपके पास एक यूनिट है, ऐसे बना दीजिए, ऐसे बना दीजिए, ये यूनिट बना दीजिए, और ऐसे इसको जोड़ दीजिए, ठीक। बस 2 के बाद आगे मत बढ़ाइएगा। अब इसको यहीं पे एंड करते हैं। यहाँ पे चार्ज होगा, यहाँ पे माइनस चार्ज होगा, ये भी माइनस चार्ज होगा, यहाँ पे चार्ज होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। इस पे नहीं होगा बिकॉज 2 बॉन्ड बन चुका है। तो केवल इसको हम नाम देते हैं पायरोसिलिकेट, मतलब डाइमर। इसका फॉर्मूला लिख लिया जाए, Si2, ऑक्सीजन कितना 1 2 3 4 5 6 7,
O7 और माइनस का 6 चार्ज। ठीक, क्वेश्चन कैसे आता है, मान लीजिए लिखा है कहीं Na6 Si2O7, ये कौन सा सिलिकेट है, आपको पता होना चाहिए। या मान लीजिए कैल्शियम के साथ बनाया जाता है ना, तो Ca3 Si2O7 लिखा होता, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे कैटायंस के साथ इसको बनाया जाएगा और यही आपको सीखना भी है। तो एक काम करो, पहले ये सब नोट करो और बाकी जो ये सब सिलिकेट्स हैं वो कैसे कैसे बनेंगे उसको ज़रा सीखते हैं। तो इंटरेस्टिंग है, आपके लिए स्ट्रक्चर्स बनाना है, कुछ बहुत बड़ा नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें और स्ट्रक्चर बनाना आपको सीखना है। इस पर नोट कर लीजिए पहले। ठीक है, तो इसको नोट कर लिया होगा। अब मैं बाकी सिलिकेट्स कैसे देखने हैं, हमें कैसे बनाने हैं, उस पर बात करते हैं। जैसे अब यहाँ पे मैं बात करूँ सिंगल लेयर चेन सिलिकेट, मतलब हमें चेन बनानी है और सिंगल लेयर बनाना है, तो कैसे बनेगा ज़रा समझिए। आपने एक यूनिट ऐसे बनाई, ठीक है, फिर इसको ऐसे नेटवर्क बना दिया, फिर यहाँ बना दिया, फिर यहाँ बना दिया, ठीक है ना। और इस तरह से हमने क्या किया, एक चेन वाइज आगे बढ़ा दिया, केवल इसी लेन पे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इस चेन को बढ़ा दिया। यहाँ पे ऊपर ऐसे ही रहेगा, ऊपर नहीं बढ़ाना आपको। तो यहाँ पे माइनस चार्ज है, ये भी माइनस चार्ज होगा, यहाँ भी माइनस चार्ज, इनमें भी है माइनस चार्ज, है ना, अंदर तो होगा ही, लेकिन इस पे नहीं होगा ना, यहाँ पे होगा, बिकॉज आप इसको तो कनेक्ट कर चुके ना। तो हमें क्या सीखना है, दरअसल ये सिंगल लेयर चेन सिलिकेट है, तो इसका जनरल फॉर्मूला हमें बनाना होगा। तो पहले जितना बना है उतने का फॉर्मूला कैसे बनाया जाए, जरा देखो। सिलिकॉन तो मैं 4 लिख देता हूँ, 1 2 3 4 तो दिख जाएगा अपने आप। ऑक्सीजन की बात करो तो ये जो ऑक्सीजन है ना, इसको आप हाफ यूज़ करेंगे, क्यों, क्योंकि इधर वाले पोर्शन में भी तो होगा ना, तो इसको हाफ और इधर भी हाफ। तो 1 इधर ले रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 आपके पास ऑक्सीजन हो गए। अब जरा चार्ज पे बात करते हैं, यहाँ है नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जरा देखिए, इसको हम जनरलाइज कुछ कर सकते हैं क्या, 4 से आप डिवाइड कर सकते हैं ना, Si3O, सॉरी 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, SiO3 आ जाएगा, और N और -2N लिख सकते हैं। तो ये इसका जनरल फॉर्मूला हो गया, क्यों भाई, तो ये याद रखना होगा आपको। जैसे मान लीजिए मैं Si5 लिख देता तो O15 आ जाता, -10 आ जाता, नहीं, फॉर एग्जांपल। इसी तरह से Si6 अगर लिखता तो O18 आ जाता, -12 आ जाता। Si7 होता तो O21 आ जाता, -14 आ जाता। तो इस तरह के आप एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। तो कई बार कैटायन के साथ जोड़कर आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा सिलिकेट्स होगा, ठीक है ना। तो एक तो ये याद रखना है। तो सिंगल लेयर चेन सिलिकेट बनाना, उसका जनरल फॉर्मूला लिखना, ये सब बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होना चाहिए, ठीक। अब इसके बाद हम लोग दूसरी बात करेंगे डबल लेयर की। तो आप पहले इसको बनाते रहिए। डबल लेयर का मैं तरीका बताता हूँ, डबल लेयर पे भी आ जाते हैं। तो मैं इसको यहीं बना रहा हूँ, डबल लेयर चेन सिलिकेट। इसमें क्या करना है, मैं 2 लेयर को ले जाना है। मतलब जैसे मैंने एक लेयर रखी, तो ऐसे आप 2 लेयर को पैरेलल चलाओगे। कैसे, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे
और हम बना रहे हैं पहले इसको। मैंने ऐसे एक पॉइंट बनाया, ऐसे यहाँ बना दिया, फिर यहाँ बनाया, और फिर यहाँ पे बन गया। ठीक है, और फिर मैं इसको यहाँ ले जा रहा हूँ, ऐसे जुड़ा, यहाँ ऑक्सीजन ऐसे जोड़ा आपने, ऐसे दिख रहा है ना। तो इस तरह से आप इसको यहाँ बढ़ा रहे हैं, इसको यहाँ बढ़ा रहे हैं। अब ज़रा देखिए यहाँ पे, इस तरह से ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, ये ऐसे लिंकेज, और फिर यहाँ पे ऑक्सीजन, ये लिंकेज ऐसे जोड़ दिया, और ये डैश, यहाँ भी डैश, ऐसे बना दिए। समझ गए? तो ये 2 लेयर चल रही। अब देखो यहाँ ऊपर नहीं बढ़ाना है, यहाँ माइनस बना है, इस पर भी माइनस चार्ज है, यहाँ भी माइनस है, तो केवल 2 लेयर चल रहे हैं। इसको बोलते हैं डबल लेयर चेन सिलिकेट। अब इसका फॉर्मूला ज़रा देखते हैं हम लोग, इसको ज़रा समझिएगा। तो 1 2 3 4 ऊपर है, तो SI8 हो जाएगा पूरा। ऑक्सीजन ज़रा देखिए, ये 1, ये हाफ और हाफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और ये 22, ऑक्सीजन 22 आ गया। चार्ज पे बात कर लेते हैं, -1, ये 2 आ गया, 2 2 4 5 1 6 7 8 9 10 11 और ये 12, ऐसे आ गया। अच्छा, इसको किसी वैल्यू से डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 से आप डिवाइड कर सकते हैं। तो Si4O11 n-6n, दिस इज द जनरल फॉर्मूला। ये क्या आ गया? जनरल फॉर्मूला ऑफ डबल लेयर चेन सिलिकेट। अब आप और एक बात थोड़ा समझिएगा, डबल लेयर होने के लिए मिनिमम 4 सिलिकेट्स की यूनिट तो होनी चाहिए, तभी भाई एक ऊपर एक नीचे 4 को यूनिट ही बढ़ा सकते हो ना। अब आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि 2 में बना दो डबल लेयर, उसका कोई तो मतलब ही नहीं। तो इसीलिए ये 2 जनरल फॉर्मूले आपके पास क्लियर हैं। एक क्या किया आपने, सिंगल लेयर था SiO3n-2n, दूसरा क्या है डबल लेयर चेन सिलिकेट। इसमें क्या किया हमने, सिलिकेट्स की यूनिट जोड़े और डबल लेयर लेते हुए बढ़ा दिया गया। अच्छा, एक चीज आप देख रहे हो, इसमें लगातार नेटवर्किंग बढ़ रही है, नेटवर्किंग जो है वो लगातार बढ़ रही है। इस पहले वाले स्ट्रक्चर को देखा जाए तो आपसे अगर पूछा जाए शेयर्ड ऑक्सीजन कितने हैं, शेयर्ड ऑक्सीजन का मतलब इस ऑक्सीजन की शेयरिंग तो कहीं नहीं हुई है, ना इसकी हुई है, और ये 2 ऑक्सीजन का एटम क्या है, शेयर्ड है। तो कितने हैं ऑक्सीजन शेयर्ड एटम? 2। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? मतलब बॉन्डेड रहे। बाकी ये दोनों तो फ्री है ना हर जगह। देखो ये 2 फ्री हैं यहाँ पे, इसमें भी क्या हुआ, ये दोनों फ्री हैं, बाकी 2 शेयर्ड हुए, यहाँ भी 2 फ्री हैं, ये शेयर्ड हुए। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप इसमें बात करें, शेयर्ड ऑक्सीजन इन डबल लेयर, तो जरा इसको चेक करते हैं। तो डबल लेयर में वेरिएशन होगा, मैं भी इस पे बाद में बात करूंगा, क्योंकि चेन तो एक ही टाइप की। डबल लेयर में ऐसा देखो क्या है कि यहाँ जो शेयरिंग है वो इसका और इसका शेयर नहीं है, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसका शेयरिंग, ये भी शेयर्ड है, और फिर ये शेयर्ड नहीं होगा, ये दोनों शेयर्ड है। तो ऐसे इसलिए बदलता है। तो इस पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, पूछा जनरली जाता है जिसमें शेयरिंग एक जैसी हो। तो आप अगर सिंगल लेयर चेन की बात कर रहे हो तो इसमें शेयर्ड जो ऑक्सीजन है इसमें वेरिएबल है ना, इसको लिख दीजिए, इसको वेरिएबल शेयरिंग है। तो हम लोग मेनली इसकी बात करते हैं कि सिंगल लेयर चेन सिलिकेट्स में शेयर्ड जो ऑक्सीजन है वो कितने हैं। आपको फिलहाल 2 चीज़ें जाननी है, एक जनरल फॉर्मूला दोनों के SiO3n-6n, और जो दूसरे वाला पार्ट है Si4O11n-6n। तो इन जनरल फॉर्मूले से आप अगर कोई जॉइंट सा फॉर्मूला लिखा है तो उसको आप समझ सकते हो। चलिए, इसके बाद हम लोग एक और बात करने जा रहे हैं, और वो है डबल लेयर या 2 डायमेंशनल सिलिकेट्स। तो इसको एक बार नोट कर लीजिए पहले 2 मिनट।
चलिए, तो अब हम लोग बात डबल लेयर और फिर 3 डायमेंशनल तीनों की बातें करते हैं। सॉरी, डबल लेयर हो चुका है, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। हालांकि इसी में मैं बता देता, लेकिन अलग से मैं लिख दे रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए। अब हम लोग 2D में आ रहे हैं, डायमेंशनल सिलिकेट्स। इसमें हम लोग ऐसे नेटवर्क बना रहे हैं और यहाँ पे नेटवर्क बन रहा है। यहाँ नेटवर्क बन रहा है, ऐसे बना है, और इसको आप ऐसे बढ़ा दें। अब जरा मैं इसको ऐसे नीचे बना रहा हूँ, ये ऐसे बना, यहाँ आप ऐसे बना दें, ये ऐसे बना, ऐसे बन रहा है। यहाँ ऑक्सीजन, ये शेयर्ड, यहाँ ऑक्सीजन, ये शेयर्ड, और ये इस तरह से। ठीक, अच्छा ये तो डबल लेयर हो गया, लेकिन अब देखो जरा, आप ऊपर भी बढ़ा दोगे, है ना, और यहाँ भी बढ़ा देंगे आप, तो अल्टीमेटली समझ गए पूरा चेन, है ना। अब अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखो तो 2 डायमेंशनल है, 3D में नहीं है, 2 डायमेंशनल सीट सिलिकॉन है। इसको आप सीट सिलिकॉन्स भी बोल सकते हैं, 2 डायमेंशनल सीट सिलिकॉन्स। ठीक, चलिए, तो एक और बात यहाँ पे समझ ली, इसमें शेयर्ड ऑक्सीजन क्या हम लोग एक जैसे हैं क्या? शेयर्ड ऑक्सीजन एटम। अब जरा देखो, इसमें अगर देखा जाए तो ये शेयर्ड है, ये भी शेयर्ड है, ये भी शेयर्ड है, एक बचा। इसमें क्या, ये तो 3 है, कितने ऑक्सीजन एटम? 3 शेयर्ड ऑक्सीजन है, एक जैसे सब जगह। तो आप अगर देखो सब में शेयर्ड ऑक्सीजन 3 है। अच्छा, ये हो गया, इसका जनरल फॉर्मूले में बात करते हैं। SI8 तो वही था, ये वैसे ही तो फॉर्मूला था। ऑक्सीजन जरा देखिएगा, ये हाफ, ये हाफ, 1 2, ऊपर नीचे काउंट कर लिया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20, तो O20 आ गया। और ये बात समझ में भी आ रही है क्योंकि वहाँ 22 थे और हमने आधे से 4 तो कम किए ना, ये और ये इधर पोजिशन। तो SI8 O20, और चार्ज कितना हुआ वो भी जरा काउंट कर लेते, इधर चार्ज तो है नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, तो -8। अब इसको जनरल फॉर्मूला में हम Si2O5 n-2n लिख सकते हैं, ये जनरल फॉर्मूला आ गया। इसको एक बार चेक कर लीजिए कैसे, SI2 मतलब 2 से डिवाइड कर दिया, 4 से डिवाइड किया हमने, तो SI2 आ गया, O5 आ गया, माइनस का 2 आ गया, तो -2n। ठीक, तो ये जनरल फॉर्मूला है। अब आप इसमें किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते जाइए, उसके हिसाब से ये 2D सिलिकेट्स आ जाएगा। ठीक, अब एक लास्ट और बात, और वो है 3 डायमेंशनल सिलिकेट। तो ये देखो क्या है, अब जरा देखिए, आपने x एक्सिस पे, y एक्सिस पे, सब पे चले गए, अब z एक्सिस वाला रह गया, आपके साइड आना है, ये वाला, ये जो आपने निकाल रखा है इसको बाहर लाना है ना, ये भी बाहर आ जाएगा, तो पूरा जॉइंट नेटवर्क होगा। तो उसको कैसे बनाएंगे आप? ऐसे, अब उस तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते ना, तो ऐसे इधर ये शेयर्ड, इधर शेयर्ड, इधर शेयर्ड, ये शेयर्ड। तो ऐसे केस में शेयर्ड ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे? 4, है ना। और इसका फिर जनरल फॉर्मूला क्या बचा? SI, ये सब मिला के कितना हो गया? 2, और SiO2 और N, ये पॉलीमर है, चार्ज एक भी नहीं होगा। आप तो ये पहले से पढ़ के आए हो, इसको क्या बोलते हैं आप? सिलिका। अब देखो यही कोइंसिडेंस है, आप जो सबसे बाद में आपको पढ़ाया जा रहा है, आप सबसे ज़्यादा वही जानते हो। सिलिकन के नाम पे आपको सबसे ज़्यादा क्या पता है? सिलिका। तो अब ये है क्या दरअसल? ये सिलिका इज अ 3 डायमेंशनल सिलिकेट। 3 डायमेंशनल सिलिकेट्स मतलब ये बहुत नेटवर्क वाला पार्ट होता है।
इसीलिए आपको बोला जाता है कि CO2 और SiO2 के बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट में बहुत ह्यूज डिफरेंस है। रीज़न, SiO2 के पास बहुत बड़ा नेटवर्क है, वो जाइंट स्ट्रक्चर है, वो 3 डायमेंशनल सिलिकेट्स है। तो आपने ये सब डिफरेंट टाइप ऑफ सिलिकेट्स पढ़ लिए यहाँ पे। एक और टर्म साइक्लिक की बात हम करेंगे, लेकिन इसको जरा समझिएगा। अब मैं फिर एक बार रिपीट कर दूं, सिंगल लेयर चेन सिलिकेट में एक शेयर्ड था ऑक्सीजन, सॉरी 2 शेयर्ड थे, एक तो शेयर्ड होने का कोई मतलब नहीं। और फिर हम लोगों ने जब 2 डायमेंशनल बनाया तो 3 शेयर्ड हो गए, और 3 डायमेंशनल में चारों ऑक्सीजन शेयर्ड थे और पूरा नेटवर्क होगा। जैसे से हम लोग ऑर्डर वाइज पढ़ रहे हैं कि ऑर्थो से पायरो, पायरो से सिंगल लेयर, डबल लेयर और फिर 2D और 3D, तो आप देखते हो लगातार ब्रांचिंग बढ़ती जा रही है, वो बहुत नेटवर्क बढ़ता जा रहा है। तो आप समझते हो जितना ज़्यादा नेटवर्किंग बढ़ेगी उतना वो जो सिलिकेट्स होगा वो इनर्ट होगा फॉर द रिएक्शन, वो उतना स्टेबल होता जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। तो आप यहाँ पे ये बात भी समझा सकते हैं, ब्रांचिंग इन सिलिकेट्स डिक्रीज द रिएक्टिविटी, डिक्रीज द रिएक्टिविटी। आप ये भी बोल सकते हो, और इंक्रीज द इनर्टनेस, इनर्टनेस टुवर्ड्स केमिकल, टुवर्ड्स एसिड, बेस एंड वाटर। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा, जितना ज़्यादा ब्रांचिंग नेटवर्क है। और आपको पता है सिलिका इसीलिए इनर्ट टाइप का होता है। सिलिका बहुत ही, सिलिका क्या है, मिट्टी वगैरह जो बालू वगैरह होता है वो सब सिलिका है, 3 डायमेंशनल है। अच्छा, इसका जनरल एप्लीकेशन भी समझ लीजिए। ये जो डिफरेंट टाइप के सिलिकेट्स हैं ना, वो हम बनाते नहीं है, वो नेचर में बनते हैं। जैसे आपने देखा डबल लेयर चेन, ये सब क्या है, आप लोगों ने ज्योग्राफी में एक टॉपिक पढ़ा है कि डिफरेंट टाइप ऑफ सॉयल, मिट्टी के बहुत सारे टाइप पढ़े हैं, एलुवियल सॉयल, लेटराइट सॉयल। तो उस सॉयल में जानते हैं क्या होता है, उस सॉयल के अंदर दरअसल यही सब सिलिकेट्स अपने डिफरेंट स्टेट में होती हैं। किसी में डबल लेयर होगा, किसी में सिंगल लेयर होगा, किसी में पायरो होगा। जितनी चट्टानें हैं, रॉक्स हैं, उन सब में भी डिफरेंट टाइप के सिलिकेट्स के फॉर्म में सिलिका रहता है। और इसीलिए हर एक टाइप की मिट्टी का अपना वाटर एब्जॉर्बिंग पावर होती है। कौन कितना वाटर लेगा, कितना एब्जॉर्ब करेगा, कितना रिपेल करेगा, और उसी के बेसिस पे हर एक मिट्टी की अपनी वाटर एब्जॉर्बिंग अगर तय हो जाएगी तो हर एक क्रॉप टाइप का बात भी फाइनलाइज होता है। तो बहुत कुछ साइंटिफिक है इन सब पे, है ना, इसका एप्लीकेशन बहुत होता है। तो जो सॉइल अगर टेस्ट की जाए तो उसमें सबसे पहले यही सब चीज़ें डिसाइड होती हैं कि किस टाइप की मिट्टी में किस टाइप के सिलिकेट्स हैं और उसमें किस टाइप की फसल हो सकती है। तो इन सब का साइंटिफिक भी बहुत ज़्यादा मतलब है। डिफरेंट टाइप के आपको मार्बल्स मिलते हैं, उसमें सिलिकेट्स का वैरायटी आप पता कर सकते हैं। तो ये सब बातें आपको जाननी है, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेचुरल चूँकि पार्ट है, ये केमिकल है, तो इसको नोट कर लीजिए। एक और जो हम लोग साइक्लिक सिलिकेट है उसके बारे में बात करेंगे, इसको नोट करिए पहले। चलिए, तो अच्छा, एक और टर्म साइक्लिक सिलिकेट्स का है। ये कुछ खास अलग नहीं है, ऐसे ही समझ लीजिए। जैसे मैं साइक्लिक टाइप का, ये ऐसे बना, यहाँ पे एक लिंक बना दिया और एक ऐसे बना दिया। अब जरा देखिए इसमें क्या हुआ, यहाँ चार्ज होगा, यहाँ चार्ज है, इस जगह चार्ज है, इन दोनों में तो होगा नहीं, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा। फॉर्मूला SI3, O कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। और चार्ज कितना हुआ 1 2 1 2 इधर हो गया
to 4 to 6। तो इसका भी जनरल फॉर्मूला SiO3 n-2n आ सकता है, नहीं? तो जनरल फॉर्मूला तो वही होना भी चाहिए। क्यों भाई? जो चेन था आपके पास इस तरह से, उसी को हमने बस इस चेन टर्मिनल को उठाया और ऐसे साइक्लिक जोड़ दिया, यही तो किया आपने, तो फॉर्मूला तो वही होगा। तो साइक्लिक में भी कोई चेंज नहीं है, ऐसे ही हम साइक्लिक और बना सकते हैं। एक कैसे बना रहे हैं जरा देखिए, 6 वाला पार्ट है ना, और यहाँ पे इस तरह से सिलिकेट्स, है ना, ये सिलिकेट्स। तो यहाँ सब जगह चार्ज होगा, इस तरह से आप सब जगह दिखा सकते हैं, यहाँ अंदर भी चार्ज होगा सब पे। तो यहाँ पे फॉर्मूला आप Si6O18 और माइनस का 12 है ना। अच्छा एक चीज़ और ज़रा देखो, अगर हम इसमें बात करें तो शेयर्ड ऑक्सीजन कितना है? एक ये नहीं है शेयर्ड, एक ये नहीं है, बाकी दोनों शेयर्ड है। और यही चीज़ शेयर्ड ऑक्सीजन वहाँ पे भी, तो सब कुछ एक जैसा है, तो इसमें कुछ नया पार्ट नहीं है, बस साइक्लिक है और एक में सिंगल लेयर था, और होना भी वो एक ही टाइप का चाहिए था, बिकॉज साइक्लिक सिस्टम आपने जोड़ दिया बस। ठीक, तो इसको भी नोट कर लीजिए। तो हम लोगों ने ये जितने भी डिफरेंट टाइप के सिलिकेट्स पढ़े हैं उन पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं। कई बार ये स्ट्रक्चर्स बने रहते हैं और आपसे पूछा जाता है फॉर्मूला क्या है। इस तरह के स्ट्रक्चर्स पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे भी। हो गया। चलिए, तो एक जैसे मैंने क्वेश्चन एक जनरल लिख दिया, मैंने ऐसे ही गेस करके जैसे लिख दिया BeN, बेरिलियम और एल्युमिनियम का एक सिलिकेट्स है जिसमें दोनों मिक्स हैं। BeN है, Al2 है, Si6O18 है। तो जरा मेरी बात समझिएगा अभी। तो ऐसे केस में हम ये जो सिलिकेट्स है ना Si6O18, वो -12 होगा, या तो चेन सिलिकेट होगा या तो सिंगल लेयर। तो फॉर्मूला यानी कुल मिला के आपने ये देखा इस फॉर्मूले से SiO3n-6n है, तो ये फॉर्मूले से यहाँ पे आपने चार्ज निकाल लिया। अच्छा, जितना -12 इधर होगा तो इसका पॉजिटिव चार्ज भी तो इतना ही होगा। बात समझ में आ रही? तो अब क्या करो, इतने को मिलाकर ही प्लस चार्ज है, तो n टाइम्स ऑफ बेरिलियम कितना? +2। हमें ये निकालना है n की वैल्यू क्या है। 2 टाइम्स ऑफ एल्युमिनियम कितना होगा? +3 इज इक्वल टू कितना? 12। 2n + 6 इज इक्वल टू 12। 2n इज इक्वल टू कितना आ गया? 6 आ गया, और n की वैल्यू कितनी आ गई? 3। इसका मतलब एक्चुअल जो फॉर्मूला था वो क्या था? Be3Al2Si6O18। इस तरह से n की वैल्यू आपने 3 निकाल दी। समझ गया? तो यही ने पूछा है। तो कुल मिला के ऐसा मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट टाइप के मेटल्स होंगी, उनमें सिलिकेट्स बहुत सारा बदल भी सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे अभी इस तरह का साइक्लिक या चेन लेयर बना दिया, हो सकता है वो 2 डायमेंशनल वाला हो सकता है वो 3 डायमेंशनल तो नहीं होगा क्योंकि वो तो अकेला होगा। तो बाकी सबके साथ आप इसको ऐड कर सकते हो। तो ये एक जस्ट टाइप का क्वेश्चन है कि आप कैसे समझ पाओगे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो इसको नोट कर लीजिए। और अब हम इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, और वो है सिलिकॉन्स। इस पे भी बहुत यही क्वेश्चन पूछता है अलग अलग तरीके से। बहुत आसान से टॉपिक है बट इम्पॉर्टेंट है। सिलिकॉन्स देखो 3-4 पाते, एक होता है सिलिकन, एक हुआ सिलिकेट्स, एक हुआ सिलिका। तो इन सब को बहुत क्लियर समझना है। सिलिकन एलिमेंट है Si, सिलिकेट्स क्या है? SiO4-4, इसके बहुत सारे यूनिट, और सिलिका क्या अभी हम लोगों ने पढ़ा? SiO2।
तो इस सब का अपना अलग अलग मतलब है, और एक सिलिकॉन्स आपने अभी लिख ही दिया। तो सिलिकॉन्स क्या है? अब हम दरअसल इस सिलिकॉन्स का मतलब हम क्या करने जा रहे हैं, दरअसल जो सिलिकेट्स हैं या जो सिलिका के कंपाउंड्स हैं उसमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को इंटर करा रहे हैं। क्या मिक्स करेंगे? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को इंटर करेंगे। तो जरा देखिए कैसे। अगर आप SiCl4 को जानते हैं और इसमें मैं एक कंपाउंड है RMgX, इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रीजेंट। ग्रिग्नार्ड रीजेंट, इसमें बहुत डिटेल है ऑर्गेनिक के अंदर, अभी फिलहाल में कुछ जनरल बातें समझ ली। आप ये समझ लीजिए दिस इज द R- एज अ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का मतलब एक तरीके से बेस है। तो इसका काम क्या होता है, ये जैसे वाटर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है वैसे ही सिमिलर ये भी करेगा। तो इसमें क्या बनता है, इसमें R जुड़ते चले जाते हैं। अब कैसे पॉसिबिलिटीज बनेगी मैं उसको जनरल में लिखता हूँ। जैसे पहला केस SiCl4 और RMgX मैंने अगर लिखा तो प्रोडक्ट बना RSiCl3। कैसे बना? सिलिकॉन में 4 Cl हैं, ऐसे लिखे आपने, R- एज ए न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा और एक Cl बाहर कर देगा, तो क्या बन गया RSiCl3। ठीक, इसके बाद क्या होगा, फर्दर फिर RMgX रिएक्शन करेगा और एक एक करके आप इसको R2SiCl2 बन जाएगा। एक बार और RMgX रिएक्शन करेगा तो बन जाएगा R3SiCl, और फर्दर एक बार और RMgX तो यहाँ पे पूरे के पूरे R4SiC ये बन जाएगा। अब जरा समझिए इसका नाम क्या लिख सकते हैं, मोनो एल्किल ट्राइक्लोरोसिलेन लिख सकते हैं ना। यहाँ पे क्या बोलेंगे, डाई एल्किल डाइक्लोरोसिलेन। यहाँ क्या बोलेंगे, ट्राई एल्किल मोनोक्लोरोसिलेन। और यहाँ क्या बोलेंगे, टेट्रा एल्किल सीलेन। ठीक, अब क्या है, ये जो तीनों पार्ट हैं, इस तरह से आपने ऑर्गेनिक पार्ट को जोड़ दिया, कार्बन चेन को जोड़ दिया। तो इनके हाइड्रोलिसिस के बाद जो प्रोडक्ट्स बनते हैं दरअसल सिलिकॉन्स उन्हीं को बोला जाता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ड्यू टू हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किल डेरिवेटिव्स ऑफ, एल्किल डेरिवेटिव मतलब एल्किल जुड़ा हुआ, एल्किल डेरिवेटिव्स ऑफ क्लोरोसिलेन gives a polymeric products which is known as silicones। समझ आई बात? तो इसको जरा समझते हैं हम लोग। पहले आप एक काम करो, इतना जनरल बात आप पहले नोट कर लो। इसको थोड़ा नई चीज़ है आपके लिए, 11th क्लास स्टूडेंट के लिए तो बहुत थोड़ा शुरुआत है। बाकी जो स्टूडेंट हैं उन सब बहुत अच्छे से जानते हैं RMgX क्या है, आप भी जानते ही हैं। सिंपली जैसे वाटर में अभी तक सब्स्टिट्यूशन कराता था वैसे ही R- ने अटैक किया, सब्स्टिट्यूशन हो गया, Cl बाहर हो गया। तो ऐसे एक एक करके आपने ये सब बनाए। चलिए, तो अब हम लोग इसके सिलिकॉन्स में भी टाइप होते हैं, तो हर एक के अलग अलग हाइड्रोलिसिस से जो बनेगा उसके हम टाइप पे भी बात करेंगे।
चलिए, तो अब हम लोग देख रहे हैं क्या कि सबसे पहले टाइप का हम सिलिकॉन्स पढ़ रहे हैं, पायरोसिलिकॉन्स। पायरोसिलिकॉन्स ये कैसे होगा ज़रा समझिए। अगर मैं R3SiCl है ना, इसका मैंने हाइड्रोलिसिस कराया तो क्या होगा, वाटर एज ए न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा और Cl को बाहर कर देगा, तो R3SiOH बन जाएगा। अब इस तरह के पॉलीमर्स, मतलब Si बनाए, OH बनाया आपने, R3 इधर लिखा है, और ऐसे ही एक और ले आए आप SiR3 और सिंपली यहाँ से वाटर बाहर कर दिया और जो बना वो ये बना R3SiO SiR3। तो दिस इज नोन एज पायरोसिलिकॉन्स, मतलब एक तरीके से डाइमर हुआ ही, जैसे पायरोसिलिकेट्स लिखते थे वैसे पायरोसिलिकॉन्स हो गया। अच्छा, इसको एक और नाम दिया था, जनरल नाम, ऑर्गेनोसिलिकन कंपाउंड। क्या बोला जाता है, ऑर्गेनोसिलिकन कंपाउंड, मतलब कार्बन के साथ सिलिकन डायरेक्टली जुड़ा है, तो ऐसे कंपाउंड्स को क्या नाम देते हैं, ऑर्गेनोसिलिकन। मतलब ऑर्गेनो मतलब कार्बन, सिलिकन मतलब सिलिकन, तो जहाँ कार्बन और सिलिकन जैसे बॉन्ड्स हो उनको ऑर्गेनोसिलिकन। तो ये सबसे पहला टाइप है सिलिकॉन्स। कब बनेगा, कैसे बनेगा वो आपको पता है। दूसरे पार्ट में हम बात कर रहे हैं चेन सिलिकॉन को, चेन सिलिकॉन्स। तो इसमें क्या है, R2SiCl2, इसमें जब आप वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो R2SiOH का होल ट्वाइस आ जाएगा, दोनों बार हो गए। अब इसको समझिए कैसे लिखेंगे, Si, R यहाँ पे, R इधर, OH इधर, यहाँ OH, फिर एक OH लिखा, Si लिखा, R लिखा यहाँ पे, ये OH लिखा, फिर एक OH लिखा, Si लिखा आपने, R लिखा, यहाँ पे R है, ये OH, ऐसे वाटर बाहर कर दिया, यहाँ से भी वाटर बाहर कर दिया, ऐसे कंटिन्यू होता जाएगा। तो फाइनली क्या बन जाएगा, Si R, यहाँ R, ये ऑक्सीजन चेन, यहाँ सिलिकन, ये R, यहाँ R है, ऑक्सीजन है, सिलिकन है, R है, और ऐसे चेन आप बनाते चले जाएंगे। तो दिस इज द चेन सिलिकॉन, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सब हैं बहुत छोटे से टॉपिक, लेकिन पूछे बहुत जाते हैं, बहुत आसान भी हैं, बहुत कुछ खास नहीं इसमें, तो हमको सही से अच्छे से तैयार कर लेना है। जेईई एग्जाम में बहुत आता भी है, इसको नोट कर लीजिए दोनों को। चलिए, तो इसको नोट करके अब हम लोग एक तीसरे टाइप का सिलिकॉन्स देख लेते हैं, और वो है कैसे हम लोग इसको देखेंगे, उसमें 3 डायमेंशनल पार्ट भी। अब हम बात करेंगे शीट सिलिकॉन्स की, शीट सिलिकॉन या 2 डायमेंशनल भी आप बोल सकते हैं इसको। इसमें क्या है कि मान लीजिए RSiCl3 है और आप इसमें पूरा वाटर बाहर कर रहे हैं, तो RSiOH का होल थ्राइस ऐसे लिखा होगा। अब जरा समझिए, सिलिकन को हमने R ऊपर लिख दिया, यहाँ OH है, ये OH, और यहाँ, वैसे R पता है कहाँ है, बाहर साइड है, बट हम ऐसे लिख नहीं सकते, तो RSi यहाँ, ये R, ये OH, यहाँ OH, ऐसे ही OH इधर, Si इधर, मैंने R बाहर साइड दिखा दी, समझाने के लिए मैंने ऐसे लिखा है, Si R, यहाँ OH, ये OH, यहाँ OH। अब जरा देखो, यहाँ से वाटर बाहर हुआ, इससे भी वाटर बाहर हो जाएगा, यहाँ से भी वाटर बाहर हो गया, तो देखो ये बनेगा कैसा। तो हम लोग इसको रफ करके ऐसे बना दें, इसको तो आप समझ ही रहे हैं, तो मैं ऐसे बस इसको बना रहा हूँ। अब जरा समझिएगा, यहाँ ऑक्सीजन बना, यहाँ ऑक्सीजन बना, ये ऑक्सीजन बना, और यहाँ ऑक्सीजन, तो ये लिंकेज, ये कैविटीज़ यहाँ पे आपको नज़र आ जाती है। तो इसमें ये इस तरह का नेटवर्क है, आप इसमें भी ऑक्सीजन बाहर करेंगे, है ना, ये हाइड्रोजन है नहीं, इस तरह से जुड़ा होगा, यहाँ भी नेटवर्क है,
इधर भी नेटवर्क है और ये 2 डायमेंशनल है, आर बाहर है, तो ये 2D में है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये इसको बोलते हैं हम लोग शीट सिलिकॉन। अच्छा, अब मैं जरा इसके यूजेस की बात करता हूँ। जो हम लोगों ने 3 टाइप के सिलिकॉन्स पढ़ी है क्या? ये मिट्टी ही है। मिट्टी क्या था? सिलिकेट्स मिट्टी थी एक तरीके से। अब आपने उस मिट्टी को सोना बनाने वाली टेक्निक जो हम लोग बोलते हैं ज़्यादातर, उसकी बात कर रहे हैं। कैसे? उसके अंदर हमने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की एंट्री करा दी और उसके बाद जो ये बना रहे हैं ना, ये सब टाइल्स है। टाइल्स वगैरह जो आजकल सिरेमिक इंडस्ट्री में बहुत बड़ा एक बिजनेस है, तो वो उसी सिलिकेट्स के अंदर हम लोगों ने इसको एंटर करा दिया और जिसके बाद बहुत सारे डिफरेंट टाइप के आपको टाइल्स यहाँ पे मिलते हैं। अच्छा, एक चीज़ और देखो, जितना पॉलीमरिक नेटवर्क होगा उतना अच्छी क्वालिटी का टाइल्स आपको मिल जाएगा, वो केमिकल इनर्ट होगा, है ना। अब सबसे घटिया क्वालिटी का अगर आपको सिलिकॉन चाहिए तो पायरो सिलिकॉन बहुत है ना। तो ये बात ध्यान रखनी है। फिर इसमें कार्बन चेन जितना ज़्यादा आप बढ़ाओगे, जितने कार्बन का होगा उससे लस्टरिंग आती है, बहुत सारे और भी डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टी आ जाती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा वेरिएबल, बहुत बड़ा वास्ट फील्ड है। तो सिलिकॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिलिकॉन्स और सिलिकेट्स पे बहुत सारे आईआईटी ने क्वेश्चन पूछे हैं, उन सबको हम लोगों को तैयार करना है। तो ये तो हो गया सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक जो कार्बन फैमिली के अंदर मेन था। अब हमारे पास जो बचता हुआ टॉपिक है उनमें मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा और कुछ चीज़ें आपको एनसीईआरटी से पूरी बातें पढ़नी है। तो 1-2 बातें जो मैं अब, चूँकि मुझे पहले यही बताना था, अब उन सब चीज़ों को भी डिस्कस कर देता हूँ। जो साइड के टॉपिक हैं एनसीईआरटी में है, आप पढ़ सकते हैं उसको, और पढ़ सकते ही नहीं बल्कि पढ़ना है आपको, है ना, ये भी ध्यान रखिए। तो सबसे पहले तो मैं कार्बन के बारे में समझना है। तो कार्बन आपको पता है एलोट्रोपिक फॉर्म में, एक तो क्रिस्टलाइन फॉर्म है और एक अमॉर्फस फॉर्म है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं मेरे ख्याल से ये सब। एमॉर्फस में कोक वगैरह बहुत सारा आपको पता है, लैम्प कार्बन है ना। क्रिस्टलाइन फॉर्म कार्बन के 3 होते हैं, एक CN यानी ग्रेफाइट, फॉर्मूला सबका यही होता है, एक CN डायमंड और एक में CN जिसको हम फलरीन बोलते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है, ये इतना आसान टॉपिक नहीं होता। अच्छा, इन सब में तो डिफरेंसेस किस बात को लेकर होता है? कार्बन का नेटवर्क ऑफ कार्बन एटम, इन्हीं को लेकर डिफरेंस है ना। तो जरा मैं ग्रेफाइट की बात करता हूँ। ग्रेफाइट में सभी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज रहते हैं और इस तरह का एक नेटवर्क आपको यहाँ पे दिखता है, सिंपल सा। ऐसे मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ सब, है ना, ये सिंपल सा। और अगर नेटवर्क है तो आप इस सब में प्योर p ऑर्बिटल भी होगा। अब आप चूंकि बॉन्डिंग को बहुत अच्छे से समझते हैं, है ना, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। और अगर sp2 है तो शीट लाइक स्ट्रक्चर है, शीट लाइक स्ट्रक्चर, प्लेनर है। अच्छा, चूंकि शीट में ऊपर पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन क्लाउड होंगे और इसीलिए उन इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपस में कई लेयर टाइप होती हैं, इसीलिए लुब्रिकेंट नेचर होता है। लुब्रिकेंट नेचर का होने का कारण क्या है कि स्लिपरी नेचर है। तो ये स्लाइड करती हैं, आप उसको कई बार रफ कर दीजिए, पेंसिल की रॉड जो है ग्रेफाइट है, कई बार रगड़ दीजिए, आपको 2-4 लेयर हाथ में आ जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है वो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन पे है ना, तो ये बात। लेकिन डायमंड की जहां तक आप बात करते हैं तो यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम आपको दिखता है और बहुत नेटवर्क आपको 3 डायमेंशनल इस तरह का दिखेगा। इस तरह का नेटवर्किंग आपको कार्बन का दिखता चला जाएगा। तो इस तरह का नेटवर्किंग जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, इस तरह का 3 डायमेंशनल होगा, है ना। तो इसको आप ऐसे ओपन कर सकते हैं। तो अब ये हार्ड होता है, ये 3 डायमेंशनल है और हार्ड होगा, ये सॉफ्ट है अपने आप में। तो ये डिफरेंसेस हैं जो नेटवर्किंग की आप बात कर रहे हो, ये मेन डिफरेंस है। और इसीलिए देखो इतना प्राइस बदल गया, एक p ऑर्बिटल कम होने से है, नहीं ऐसा कोई रूल नहीं, एक p ऑर्बिटल से नहीं कम हुआ। तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में।
अगर आप यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड की बात करें तो sp3 हाइब्रिडाइज और sp3 के बीच हो रहा है, तो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड कौन सा है? ऑब्वियस बात है ग्रेफाइट, कार्बन कार्बन बॉन्ड इन ग्रेफाइट इज स्ट्रॉन्गर देन डायमंड। बात समझ आ गई कि नहीं? क्यों? sp2 है तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा कौन होगा? ये वाला बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा और इसमें बॉन्ड लेंथ छोटा होगा। तो ये सब बेसिक चीज़ें आपको डायमंड ग्रेफाइट में समझनी। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, दोनों में एक बात बहुत कॉमन है, अगर जलाया गया, कंबशन कराया गया तो Cn के साथ अगर O2 रिएक्शन करेगा तो बनना वो CO2 ही है ना, सीधे कार्बन डाइऑक्साइड। ये नहीं कि आपको थोड़ा सा लगे कि सर डायमंड आप जला रहे हैं तो नहीं कुछ तो गोल्ड ही बना दीजिए, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये बहुत क्लियर बात आपको, यानी नेचर तो सबके लिए बराबर है, तो कंबशन अगर आप करा रहे हैं तो सब बराबर है। तो ये सब तो बातें यहाँ पे। फलरीन के बारे में कुछ और आइडिया आपको होना चाहिए, हालांकि एक बहुत लेटेस्ट टॉपिक है, इस पर बहुत ज़्यादा कुछ आता नहीं है। ये दरअसल ये क्या हुआ है, एक प्रैक्टिकल हुआ था जिसमें कुछ साइंटिस्ट ये चाहते थे कि क्या ऐसा कुछ किया जा सकता है कि हम ग्रेफाइट से डायमंड बना दें। आप समझ रहे हैं, ग्रेफाइट कितना सस्ता है, डायमंड कितना महंगा है। तो ग्रेफाइट से डायमंड बनाने की कुछ कोशिश को उन्होंने किया था, लेकिन उसमें सफल तो नहीं हुए। लेकिन एक नए टाइप का C60 टाइप का एक नेटवर्क आपको कार्बन का मिल जाता है, और इस नेटवर्क में 6 मेंबर्ड रिंग और 5 मेंबर्ड रिंग रहता है ना, इस बात को ध्यान रखना है। अच्छा, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन ही होगा, तो ये फुटबॉल की तरह होता है ना, फुटबॉल की तरह आपको नेटवर्क दिखता है। और इसमें एक खास बात अगर देखें तो C60 फलरीन का अगर डेटा लिया जाए तो इसमें 6 मेंबर रिंग रहती और 12 5 मेंबर रिंग रहती। तो ये भी एक छोटा सा क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, आपको याद रहना चाहिए कि ये इसका मिक्सर है, यानी 5 और 6 मिलते मिलते एक फुटबॉल की तरह आपको साइक्लिक शेप दे। आप फुटबॉल में देखते भी होंगे तो हेक्सागन बने रहते हैं, है ना। तो ये बस बेसिक डिटेल आपको कार्बन के बारे में जान लेनी है, जो कि आपको एक बार NCERT से भी रीड करना है। बहुत अच्छा, छोटे छोटे टॉपिक जरूरी हैं। और 2 चीज़ें और आपको जाननी, एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा जो टिन और लेड की बात है वो हम लोग आगे चल के बहुत सारे P ब्लॉक के अंदर 12th में टॉपिक है वहाँ पढ़ते हैं, उसको हम इस जगह सेगमेंट पे बात नहीं करते। उसके कुछ कंपाउंड है स्पेसिफिक, जो साल्ट एनालिसिस का पोर्शन है उस पर बात की जाती है। तो एक तो ये बात, इसको सब नोट कर लिया जाए, एक बार पूरा नोट करिए। चलिए, तो ये सब छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन भी है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। तो ऑक्साइड्स ऑफ की अगर हम बात करें, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, तो हमें 2 गैसों के बारे में जानना है, एक कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो अगर मैं प्रिपरेशन की बात करूं तो कार्बन सॉलिड में लिमिटिंग अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अगर आप पास करा दें तो CO बनेगा। एक और प्रिपरेशन है, फॉर्मिक एसिड को हीट कर दीजिए तो CO और वाटर बनता है। हीटिंग कर दें या एसिडिक मीडियम डाल दें, ये सभी CO को बनाने के मेथड है। इसी तरह का एक और मेथड है, कार्बन को अगर आप वाटर के साथ हीटिंग करा दें तो CO और H2 वाटर गैस बन जाता है। इसको बोलते हैं ना वाटर गैस, या इसको सिन गैस भी बोला जाता है, ये पहले भी मैंने बताया आपको। इसी तरह का एक और पोर्शन आप दिखा सकते हैं, एक होता है टर्म K4FeCN6, इन्फॉर्मेशन है ये। तो इसको आप कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ अगर रिएक्शन कराएं तो ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है,
तो हालांकि बहुत ज़्यादा ऑक्सीडाइज नहीं करता, बट इसके कार्बन को CO में बदल देता है। एक सीधा सीधा आपको याद रखना होगा। आगे चल के हम लोग और भी डिटेल में बात कर लेंगे इन सब पे। तो ये सभी इंफॉर्मेशन प्रिपरेशन वाला है, बाकी एसिड बेस रिएक्शन आपको सब पता है। एंड दिस इज अ न्यूट्रल ऑक्साइड इन नेचर, है ना, ये पता है आपको। तो ये तो इसके प्रिपरेशन हो गए। CO2 के बारे में आप मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट, इन सबको हीट करके आप सिंपली CO2 बनाते हैं। हीट कर दीजिए तो आपको CO2 मिल जाता है। ये पहला प्रिपरेशन। दूसरा तरीका तो ये है, आप कार्बन को O2 के साथ एक्सेस अमाउंट CO2 मिल जाता है। तो ये सब प्रिपरेशन इसके खास नहीं है, मेन प्रिपरेशन इसके हैं। बाकी आप CO2 का केमिकल रिएक्शन और CO का केमिकल रिएक्शन सभी जानते हैं। तो बहुत सारे एसिड बेस रिएक्शन आप करा सकते हैं, NaOH के साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ, है ना। तो ढेरों क्वेश्चन है इसमें। हम एसिड बेस को लेकर बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, NH4OH को लेकर, है ना। तो ये सब हम लोग रिएक्शन लिख सकते हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। इसमें भी आपको पता है कि इसकी रिएक्शन हम लोग NaOH से भी कराते आए हैं, या इस तरह के बहुत सारे और रिएक्शन हैं जहाँ रिडक्शन की तरह एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करते हैं हम लोग, जैसे Fe2O3, तो यहाँ पे Fe बन जाता है और ये CO2 बन जाता है, ठीक। तो ऐसे बहुत सारे रिडक्शन है। इस पे हम लोग बाद में भी बहुत जगह CO और CO2 की बात होगी। तो अब हम लोग कुल मिला के कार्बन फैमिली को पूरी तरह से जान चुके हैं। जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है वो बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, वो है सिलिकेट्स। बाकी सब तो जो आ रहा है वो NCERT से एक बार रीडिंग करना है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, मैंने बता दिया है। तो इतना हम लोगों को कार्बन फैमिली के अंदर मिनिमम पढ़ना चाहिए था। और ITIAS क्वेश्चन आप सभी कर लेंगे, जितना भी क्वेश्चन डाउट आता है वो पूछ सकते हैं आप। तो कार्बन फैमिली को हम लोग यहाँ पे अब एंड करते हैं और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग किसी एक दूसरे नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, ठीक है। बाय बाय।